स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भारत के बारे में। ये SCERT की बिहार बोर्ड की बुक है जिसमें हम आधुनिक भारत के विभिन्न अध्यायों का अध्ययन करते हैं। और आज का टॉपिक का हेडिंग है भारत में राष्ट्रीयता का उदय और स्वाधीनता संग्राम। और इस चैप्टर में आज हम लोग विभिन्न राष्ट्रीय संगठन के बारे में जो कब स्थापित हुए और उनका क्या क्या रोल था हमारे देश की आज़ादी में, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रीयता की उदय और स्वतंत्रता संग्राम। 1857 के विद्रोह के बाद राजनीतिक और आर्थिक शोषण की नीति अपनाई। सिर्फ शोषण ही उनका पहले भी था, उसके बाद और बढ़ भी गया। वो एक तरह से आप एरोगेंट तरीके से आप कह सकते हैं, और विरोध के से बदले की नीति से। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे छोटे छोटे आंदोलन हमारे देश में हुए। जैसे बहावी संप्रदाय के लोग 70 में अंग्रेज़ों के विरोध किए। सिखों में गुरु राम सिंह कूका आंदोलन किया। 72 में ब्रिटिश सरकार ने के साथ इस आंदोलन का दमन किया। जितने भी आपको आंदोलन अभी मिलेंगे वो सारे आंदोलन का क्रूरता से दमन किया गया। बिहार में नीलहों ने 1860 में, सन 1866 में भी विद्रोह किया। और आप छोटा नागपुर झारखंड के रीजन में मुंडा आदिवासी लोगों ने विद्रोह किया। 1900 में इस विद्रोह को कुचल दिया गया। बिरसा मुंडा को जेल में डाल दिया गया। इन विद्रोह की असफलता से स्पष्ट हो गया कि सशस्त्र विरोध, यानी जिसमें हम लोग वेपन का यूज करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें यूज करते हैं जो आपको एक तरह से आपको गर्मवादी सोच की जैसा दिखेगा, तो इससे आप ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति नहीं पा सकते। क्योंकि वो हर एक वर्ल्ड के कितने कंट्री में रूल कर रहे हैं, उनके पास अच्छा अच्छा वेपन है, तोप हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लड़कर उनका सामना नहीं कर सकते। ठीक है। तो भारतीय में राष्ट्रीयता का उद्भव। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत छोटे राज्य में टूट गया था, छोटा छोटा राज्य प्रांत। 57 में भारतीय आधुनिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता के सिद्धांत से परिचित है। उनको लगता भी नहीं है कि आज़ादी नाम का कोई चीज़ है, क्योंकि शुरू से राजा राजा देखते आ रहे थे, सोचे राजा की जगह ब्रिटिश आ गया है। लेकिन पश्चिमी संपर्क ने हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया। वेस्टर्न कल्चर, हम लोग वेस्टर्न हिस्ट्री पढ़ने लगे, लोगों को जानने लगे कि कैसा लाइफ होता है, कैसे लाइफ स्वतंत्रता के बाद जी जाती है। ये सब का जब हमें अनुभव हुआ तो हम सभी के अंदर राष्ट्रीयता का भाव आया। 19वीं शताब्दी में उत्तरायण में शिक्षा के प्रसार से राजनीतिक एकता, समानता, यातायात के साधनों ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जिसके कारण राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। और भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के विभिन्न कारण हैं, और कारण और शक्ति के बारे में बात करें तो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत भारत के राजनीतिक एकता संभव हुई। अब इसी शासन के अंदर राजनीतिक एकता कैसे संभव हुई? भारत अब एक राज्य सत्ता के अधीन आ गया। पहली बात कि अलग अलग प्रांत में अलग अलग राजा होते थे, तो सबको अपने राजा से मतलब था। लेकिन अब हमारा रूल करने वाला सिर्फ एक था। कौन था? ब्रिटिशर था। तो सबको लगा कि चलो ये हमारा रूलर है। कुछ समय तक तो लगा कि नहीं, यही ठीक है, जो रूल कर रहा है वही ठीक है। थोड़ा शोषण पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। लेकिन जैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की तो उन्हें लगा कि ये मेरे पे क्यों शोषण मतलब रूल करेंगे, हम में से ही कोई एक होना चाहिए। ठीक है। पश्चिमी संपर्क का प्रभाव और पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीयों को स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के सिद्धांत, कंसेप्ट ऑफ, आप कह सकते हैं, इंडिपेंडेंस एंड आप से परिचित कराया। अंग्रेजी भाषा के रूप में शिक्षित भारतीयों को एक ऐसी भाषा मिली जिसके माध्यम से वे पूरे भारत के लोग एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते थे। मीन्स कि आप शिक्षित लोग अब इंग्लिश बुक पढ़ रहे थे तो नॉवेल्स, स्टोरीज, हिस्ट्रीज हर जगह की पढ़ रहे थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन और भी दूसरे कंट्री में जो जो चीज़ें हुई स्वतंत्रता के लिए, उनके बारे में भी वो अवगत हो रहे थे। ये इंग्लिश नॉलेज जो एक्चुअली ब्रिटिशर इसलिए डाल रहे थे कि यहाँ क्लर्क बने लोग, उनका काम कर ले, उनका काम आसान से। इससे थोड़ा सा फ़ायदा ये हुआ कि जो इसी फील्ड में आगे जा रहे थे उन्हें समझ विकसित हो रही थी, और एक जो समझेंगे तो और को भी समझदार बनाएंगे। संघर्ष करने की भावना उत्पन्न हुई। वे देश की समस्याओं पर विचार विमर्श करने लगे। बहुत से विद्वान कवियों तथा सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद किया। और परिवहन, संचार, परिवहन, एक जगह से दूसरे जगह जब लोग जाने लगेंगे तो जुड़ना शुरू होता है। ठीक है।
संचार और परिवहन से एक नेता दूसरे छोर तक जा सकते थे। वहाँ कोई सभा है तो यहाँ पहुँच गए, वहाँ भीड़ लग गई, वहाँ समाये, वहाँ पहुँच गए, लोग ज़्यादा जुड़े, जनता से सीधे तथा व्यक्तिगत संपर्क के कारण देश में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। अब आधुनिक उद्योगों की स्थापना, आपको जैसे पता है कि अंग्रेज का एक जनरल पॉलिटिक्स था कि अगर किसी देश के कल्चर को तोड़ दो, उसका जो उद्योग कुटीर ये सब चीज़ को तोड़ दो, तो देश खुद ब खुद गुलाम रहता है। सबसे पहले वो यहाँ आया तो देखा, अरे वाह, यहाँ तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसकी चीज़ें बहुत जगह डिमांड है, तो एक काम करते इसका रॉ मटेरियल ही गायब कर देते। सारा रॉ मटेरियल लेके चले जाते थे कि यहाँ का सारा उद्योग ठप हो गया। कच्चे माल की प्राप्ति के लिए देश के दूसरे भागों से अब जो हमारा उद्योग था उसके कच्चे माल के लिए एक दूसरे देश के कॉर्नर में लोग जाने लगे। उद्योगों में काम करने वाले लोग विभिन्न जातियों, प्रांतों और धर्मों के होते थे। इन सब की समान समस्याएं थी, और जब प्रॉब्लम आई तो सारे उद्योगी ही थी, सारे एक ही काम करने के लोग थे, तो प्रॉब्लम भी सेम थे। तो उनको लगा कि हम लोग एक जैसे हैं, भाईचारे की भावना उत्पन्न हुई, और उद्योग या वर्गों के आधारित पे राजनीतिक आंदोलन का क्षेत्र बन गया। ठीक है, शहर जो था खासकर स्पेसिफिक था, राजनीतिक आंदोलन का क्षेत्र बन गया। फलतः भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना से एक संगठित वर्ग का उदय हुआ, एक खास कम्युनिटी डेवलप हुआ जो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत था। उसके बाद की बात की जाए तो ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के संबंध में पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारतीय अपने देश के आर्थिक शोषण से दुखी थे। भारत में कार्यरत ब्रिटिश अधिकारी भारतीय राजस्व पर, मतलब ब्रिटिश अधिकारी जो थे उनका सारा अब सैलरी वैलरी और ऊपर से यहाँ का सारा पैसा वो यहाँ से ब्रिटिश भेजते थे, तो वो एक भार के स्वरूप था। भारतीयों के हित को पूर्ण रूप से उपेक्षित किया गया, और लोग बेकारी से दुख थे। मध्यम वर्गीय लोग बेकारी से दुखी थे। बेकारी का मतलब होता है जब आप कोई भी काम के लिए एलिजिबल हैं, मीन्स कि आपको इतना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको वो काम ना मिले, तो इसको बेकारी कहते हैं। और अशिक्षित लोग जो होते हैं, जिनको जो शिक्षा नहीं ली है, तो वो तो चलिए एक पल के लिए उनको शिक्षा ही नहीं है, तो वो मजदूरी करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, या जो उनका स्किल है वो काम करेंगे। ऐसा मतलब जब स्किल भी है तब भी वो काम नहीं कर सकते, तो इन्हें बेकारी कहा जाता है। तो इस वर्ग की समान समस्या उत्पन्न हुई। इस तरह समान हितों की रक्षा की भावना ने वर्ग चेतना का जन्म दिया। वर्ग चेतना ही सामाजिक रूप से राष्ट्रीय चेतना के रूप में परिवर्तित, मतलब पहले लोग अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचे कि चलो हम कुम्हार थे, मेरा उद्योग चला गया, हम दर्जी थे, मेरा उद्योग चला गया, हम कारपेंटर थे, मेरा उद्योग चला गया, हम लोहार थे, मेरा उद्योग चला गया। फिर सब लोग देखे, अरे तुम्हारा भी चला गया, तुम्हारा भी चला गया, तो ये सारे मिलकर क्या हो गए, ये सारे जो अभी अलग अलग वर्ग से थे वो अब एक हो गए, कि उन्हें लगा कि हम सब की पीड़ा एक ही है, हम एक ही प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। ब्रिटिश सरकार के प्रति सबको असंतोष था। आपको पता है प्रतियोगिता की परीक्षा का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। उसने देसी समाज पत्रों पर पाबंदी लगा दी गई, मतलब ब्रिटिश सरकार जो बहुत सारे रूल रेगुलेशन थे उनसे। भारतीयों को रेलवे की प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने का अधिकार नहीं था। इससे शासक और शासित को कटुता, मतलब उन्हें लग रहा था कि हम अलग हैं, हमें एहसास हो रहा था कि हमारे लिए कुछ अलग नियम कानून हैं और उनके लिए अलग नियम का, ये एक भेदभाव की नीति आप देख सकते हैं कि महसूस हो रहा था। अब बात करें राजनीतिक संगठन की, तो भारतीयों में राजनीतिक चेतना के जन्मदाता राजा राम मोहन राय, मीन्स कि भारतीयों में राजनीति का भाव जगाने के लिए, चेतना के लिए राजा राम मोहन राय को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कार्य, प्रशासन में सुधार, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, ऊंचे पदों पर भारतीय की नियुक्ति की मांग, और साथ साथ कुछ आपके सोसाइटी की जो कुरीतियाँ थी उस पर भी वर्क किया था। प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई उन्हीं के सहयोगियों द्वारा, जिसे बंग प्रकाश भाषा की स्थापना हुई। 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में उनके राजनीतिक संगठन स्थापित किए। 1871 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिशर और इंडियन मिलकर एसोसिएशन, मतलब दोनों जुड़कर एक संगठन की स्थापना हुई। इस संस्था ने अन्य मांगों के साथ प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी, नमक एक्साइज को कम करने की, और सभा की प्रार्थना के आधार पर 1853 में चार्टर नियम में वायसराय की कार्यकारिणी में कुछ परिवर्तन भी किए गए। सन 1852 में बम्बई एसोसिएशन, मद्रास में नेटिव एसोसिएशन, और इसी तरह आप देखेंगे सुरेंद्र बनर्जी कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन, बम्बई में 1883 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, 84 में मद्रास महाजन सभा के समय बहुत सारे राजनीतिक दल छोटे छोटे बड़े बड़े स्तर पे बनने लगे।
और इन सारे लोगों का एक ही मोटिव था कि लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना और राजनीतिक चेतना के लिए उत्साहित करना। इन राजनीतिक संगठनों के अतिरिक्त 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ सशस्त्र विद्रोह भी, सशस्त्र मतलब जिसमें वेपन वगैरह यूज किया गया, जिनमें कूका आंदोलन आप कह सकते हैं, कूका आंदोलन, और महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था, जिसमें गुरु राम सिंह जो थे, आप कह सकते हैं कि पंजाब की जो बिगड़ी हालत थी, जब पंजाब को उसने अपने अंदर ले लिया था और उससे आप कह सकते हैं विद्रोह भाव उनके अंदर आया। उनके जो शिष्य थे उन्हें नामधारी सिख कहा जाता है, उन्होंने कूका विद्रोह किया और कूका एक आवाज़ के द्वारा विरोध की। उन्हें उनके कुछ सिद्धांत थे कि हमें मांस, मदिरा, ये सब चीज़ का त्याग करना है और ये डाकखाने, विदेशी कपड़े, ये सब चीज़ का बहिष्कार करना है। लेकिन नामधारियों जो उनके सिख शिष्य थे, उन्हें तोपों से उड़ा दिया गया। इवन आप जान लीजिए कि जो हमारे सत्यगुरु राम सिंह थे, उन्हें देश निकाला कर रंगून भेज दिया गया और रंगून में ही उनका स्वर्गवास हो गया। फिर वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के जी जो हैं, वो महाराष्ट्र में ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया। पुणे पे भयंकर अकाल पड़ा था, लोग मर रहे थे और ब्रिटिश इस पर कुछ अच्छा कदम नहीं उठा रहा था। तो उनके विरोधाभास की भावना भड़क उठी और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र सेना मीन्स सेना विथ वेपन खड़ा किया। फड़के गिरफ्तार हुए, देश निकाले गए, अदन भेजे गए और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। ये सारे आंदोलन छोटे छोटे स्तर पर एक स्मॉल आप कह सकते हैं प्रांत में, पंजाब में, मद्रास में, बम्बई में, कलकत्ता में, अलग अलग जगह हुआ। लेकिन फिर हुआ एक आप कह सकते हैं मतलब एक मैजिकल चेंज आप कहिए, जिसमें आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। आप जानते हैं ह्यूम जी जो थे वो पहले उनके अध्यक्ष थे। तुम जान चुके हो कि 52 में से ही अनेक राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई। सन 84 में आप कह सकते हैं कि राजनीतिक संगठनों की स्थापना की हुए क्षेत्रीय स्तर पर थे। कहने का तात्पर्य बंगाल अलग अलग संगठन थे। 77 में लॉर्ड रिपन ने, एक्चुअली इन्हें ये अच्छे अंग्रेज वायसराय भी माने जाते हैं, ये सॉरी वायसराय नहीं, अभी गवर्नर होंगे, दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया और रिपन के कार्यकाल में एल्बर्ट विधेयक के परस्पर अंग्रेजों तथा एंग्लो इंडियन के विरोध के आगे सरकार को झुकना पड़ा। इससे शिक्षित भारतीयों को विश्वास हो गया कि संगठित रूप से विद्रोह करने पर सरकार पर दबाव डाला जा सकता है। इस क्षेत्र में भारत के सभी प्रांतों के 72 प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बम्बई में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कहाँ पे हुई थी, पहला उसका जो हुआ आयोजन कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था, बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और इनमें लगभग सभी नेता कौन नहीं भाग लिए, तो याद रखिएगा उस समय एक नेता नहीं भाग लिए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो किसी अपने और भी मीटिंग में बिजी थे। वहाँ पे व्योमेश चंद्र बनर्जी ने प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। भारत के इतिहास में 28 दिसंबर 1885 एक स्मरणीय दिन है। इस दिन से भारत का नया। अब यहाँ पर भी आपके कांग्रेस में भी आपको कुछ चीज़ें देखने मिलेगी। कांग्रेस का मतलब पूरा हमेशा अभी तक कांग्रेस है, यानी इसका कोई अंतिम समय नहीं है आप कह सकते हैं। तो 1885 में अगर ये शुरू हुआ, इसको भी स्पेशल आज़ादी से पहले 3 स्लॉट में बांटा गया। पहले 1885 से 47 को इनको 3 स्लॉट में बांटा गया। 1885 से 1905, याद रखिएगा, ये उदारवादी क्या होता है? जो नरमी से, मतलब हम मांग करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, फिर नम्रता से पैर पकड़ के रिक्वेस्ट करके वो अपना मांग मनाते थे। 1905 से 18 तक ये आप कह सकते हैं इससे गर्मपंथी लोग अलग हो गए थे। फिर 15 में आए गांधी जी, आपको पता ही है। तो गांधी जी का काल फिर आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ चंपारण के साथ, बाकी थर्ड वाले में। तो मतलब कि हुआ क्या कि कुछ मतलब अभी आगे बताएंगे आपको कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में आपके W.C. बनर्जी ने कांग्रेस के उद्देश्य की घोषणा की। उद्देश्य मतलब कि क्या क्या हम करने वाले हैं, जैसे कि विभिन्न भागों को नेता को एकजुट करेंगे, जाति धर्म के हिसाब से का जो बीच का गैप है उसको दूर करेंगे, देश के सम्मुख उपस्थित समस्याओं पर विचार विमर्श करेंगे और निर्णय करेंगे। यानी आप प्रॉब्लम्स बताइए, हम सॉल्व करेंगे।
कांग्रेस द्वारा पास किए 9 प्रस्तावों में ब्रिटिश नीति में परिवर्तन करने तथा प्रशासन में सुधार की मांग की गई। कांग्रेस अधिवेशन प्रतिवर्ष 28 से 30 दिसंबर, देखिए 28, 29, 30, ये 3 ही दिन इनका मीटिंग होता, मतलब पूरे साल ये अपने अपने इसमें जो लोग थे वो बुद्धिजीवी लोग, कोई वकील है, कोई शिक्षक है, कोई अलग अलग पोस्ट में वर्क कर रहा है, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं इसमें जुड़े थे, और पूरे साल वो अपना अपना काम करते थे, जो काम कर रहे हैं या अपने फील्ड में थोड़ा मोड़ा राजनीतिक काम भी कर रहे हैं, और साल में 3 दिन बस मिलते थे एक जगह पे, और जो भी प्रॉब्लम उस दौरान हुई उस पर डिस्कस करते थे। इसलिए इनमें एक टूट की भावना आ गई। टूट की भावना इसलिए आई कि जो कुछ ऐसे भी मुद्दे थे जिनका सॉल्यूशन तुरंत होना था, जैसे कहीं अंग्रेज ने लाठी चार्ज करा दिया, कहीं बहुत लोग मारे गए, तो ऐसे केस में उनमें कोई रिजल्ट नहीं निकलता था। इसलिए जो इसमें युवा वर्ग थे वो इन्हें कुएं के मेढक के जैसा भी बोलते थे, मीन्स कि ये सालों भर एक जगह रहते हैं और बाद में बरसात के समय टर टर करते हैं, मतलब इस तरह से, मीन्स उनके अंदर द्वेष की भावना आएगी कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे इनके। और एक बात आप जान लीजिए, जो कांग्रेस बना था उस समय उनको लगता था कि अंग्रेज के बिना भारत चलना मुश्किल है, इसलिए वो अंग्रेज कभी स्वतंत्रता की मांग नहीं की, उनके अंदर स्वतंत्रता का भाव नहीं आया। वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचते थे कि अंग्रेज बहुत अच्छा है, हमारे साथ रह के बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इन्हीं के साथ रह के हम प्रोग्रेस करें, ये हमें गाइड करें, उनका कोई मांग नहीं था। लेकिन उन और जो भी प्रॉब्लम्स उनके अपने अपने एरिया में थी वो वहाँ के बताते थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ, ये सब आपको याद रखना है। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन 450 प्रतिनिधि भाग लिए, अध्यक्षा दादाबाई नौरोजी वो 3 बार अध्यक्ष बनाए गए। 87 में बरुद्दीन तैयबजी ने कांग्रेस की, उसके बाद 1-2 अंग्रेज भी बने। इलाहाबाद अधिवेशन लगभग 1300 प्रतिनिधि ने भाग लिया। कांग्रेस की स्थापना सरकार के सहयोग से की। प्रथम 3 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार का बहुत सहयोग मिला। फिर देखें कि उन्होंने कांग्रेस द्वारा प्रशासनिक सुधार, विधान परिषदों में भारतीय प्रतिनिधियों की वृद्धि की मांग, कांग्रेस की बढ़ती दिन दुगनी रात चौगुनी लोकप्रियता के कारण सरकार को विरोधी रुख अपनाना पड़ा। सोचे कि अरे इसको तो हम ही बनाए थे, लेकिन अब क्या है, ये हम ही के विरुद्ध बहुत सारा बात करने लगा, तो सरकार विरोधी। और उन्होंने कहा कि कोई भी अंग्रेजी अफसर ये सब भाग नहीं लेंगे, पहले जो लेते थे। कांग्रेस को एक राजद्रोही संस्था माना गया। सरकार ने भारतीय जनता को धर्म के आधार पर बांटना शुरू किया। देखे कि अच्छा बहुत ज़्यादा यूनिटी हो गया, तो उन्होंने धर्म के आधार पर बांटना शुरू किया। मुस्लिम लीग वगैरह, ये आगे भी पढ़ेंगे आप, बहुत सारा चीज़ की स्थापना करने लगी, वो बांटना शुरू कर दिए, ठीक है। और इंग्लैंड के कुछ, लेकिन फिर भी कांग्रेस के प्रति इंग्लैंड का जो उदारवादी लोग था, उसको उदारवादी मतलब जो मानवता, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करता था, वो अभी भी सहानुभूति रखते थे, तो वो उनकी बातें करते रहते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विश्वास था कि भारत की उन्नति केवल अंग्रेजों शासन की छत्रछाया में संभव है। अंग्रेज न्यायप्रिय लोग हैं, वे भारत में न्याय करेंगे। देश की स्वतंत्रता की मांग नहीं, केवल भारतीयों के लिए कुछ सुविधा मांगी। वे शांतिमय ढंग से सभा जुलूस करते थे। वो ब्रिटिश के प्रति घृणा षड्यंत्र के विरुद्ध थे। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे और पश्चिमी जगत और ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान मानते थे। उदारवादी नेताओं की नीति यथार्थवाद, एक वर्ड आएगा यथार्थवाद। यथार्थवाद को इंग्लिश में कहते हैं प्रैग्मेटिज्म। इसका मतलब क्या होता है, जो अभी के लिए सही है उसी को सही मानो। जैसे अभी आप मोटरसाइकिल से एक जगह से दूसरी जगह चल जाए, मोटरसाइकिल से, लेकिन अभी आप घोड़े या बैलगाड़ी से जाएंगे तो थोड़ा आपको ऑकवर्ड लगेगा। जब आपके पास दूसरा चीज़ अभी के लिए सही वाला चीज़ मिल गया, तो अभी आप वो चीज़ यूज करेंगे तो ये तो बुरा ही है। इसलिए समय के अनुसार आदमी को बदलना चाहिए। अगर आप एक नोकिया फ़ोन के ही बारे में लीजिए, नोकिया का फ़ोन अपने आप को बदलाव नहीं किया तो बर्बाद हो गया। आदमी अगर हमेशा अपना एक संकीर्ण सोच रखता है कि नहीं, हम जैसे आज से 20 साल पहले थे अभी भी वही उसी तरह का चीज़ हमारे पास हो, तो ये भी उसको एक, आप कह सकते हैं, गर्त में उसे डुबोने के करीब ले जाता है। तो यथार्थवादी नीति एक अच्छी नीति है। अमेरिका में एजुकेशन सिस्टम भी यथार्थवाद, प्रैग्मेटिज्म सोच पे चलता है, जिसमें जो यथार्थ यानी अभी सही है उसी को सही माना जाता है। तो वो यथार्थवादी थे, उनको लग रहा था अभी के लिए मेरे लिए यही सही है, तो वो यही करते थे। 1885 से सन 1905 तक कांग्रेस की जड़ें पढ़े लिखे लोगों तक सीमित थी। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति की वो लोग आलोचना भी करते रहते थे और इनके प्रयासों से 1892 अधिनियम लागू हो सका, जिसमें भारतीयों को कुछ सुविधाएं मिली। तो फिर 1892 के काउंसिल एक्ट ने कांग्रेस के नेता को ब्रिटिश ने निराश किया। उन्हें लग गया कि सरकार से न्याय की आशा करना व्यर्थ है।
आप इसके लिए संघर्ष स्वयं करना होगा। अकाल महामारी में सरकार से और विश्वास खत्म हो गया, तब उन भारतीयों को उनसे असंतोष बढ़ गया। कांग्रेस से ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने लगी जो ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे। इसमें लाल बाल पाल, गरम दल जैसे ही आप सुनेंगे ना तो लाल बाल पाल याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल आदि नेता युवक समाज में लोकप्रिय होने लगे और प्रभाव बनने लगे। 1905 में राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के दूसरे चरण का आरंभ हुआ। 5 के बाद आपको बताए थे, यहीं से आपका अलगाव होगा गरमवादी सोच का, उदारवादी से वो अलग होंगे। कांग्रेस ने अपने आरंभिक वर्षों में एक व्यापक उद्देश्य के लोगों को एकजुट करने का कार्य किया। ब्रिटिश सरकार को बाध्य होकर 1892 का अधिनियम लागू करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार को कुछ रियायतें देनी पड़ी। इससे बाद में होने वाले आंदोलन का एक आधार था। निम्न वर्ग के लोग भी सम्मिलित थे। इसके बाद आम जनता शामिल हुई, इसका स्वरूप बढ़ा और जन आंदोलन का रूप धारा। उससे पहले कुछ कांग्रेस की मांगे, जैसे कि वायसराय गवर्नर के विधान परिषदों का विस्तार, भारतीय प्रतिनिधि की वृद्धि की मांग की गई, स्थानीय संस्थाओं को अधिक शक्ति दे, सरकार का नियंत्रण उस पर कम हो, भारतीय नागरिक परीक्षाएं भारत में हो और कुछ उद्योग लगाए जाएं, आप कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग किया जाए, समाज पात्रों की अधिक स्वतंत्रता दी जाए, स्कूल कॉलेज खोले जाए, प्राइमरी एजुकेशन भी दी जाए और सेना पर भारी खर्चों की कटौती की मांग की। और आप कह सकते हैं कि ये जो भी मांग कहते थे नम्र शब्दों में कहते थे और इसलिए उन्हें नरमवादी उदारवादी भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले उस समय के प्रमुख नेता थे। उन्हें डर था कि इन्हें भी ये डर था कि अंग्रेजों के जाने से भारत में अव्यवस्था फैल। तो मूलतः इस अध्याय में आप कांग्रेस के उदय के बारे में पढ़े और भी कुछ छोटे छोटे जो आंदोलन हुए, जन आंदोलन के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। स्पेशली कांग्रेस का जो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 85 से जो शुरुआत हुआ, 85 से 1905 तक में जो चीज़ें बातें थी, खासकर नरमवादी उदारवादी सोच के बारे में जाने। 1905 के बाद जो भी बदलाव आया 18 तक, यानी गांधी जी के आने से पहले तक, जो गरमवादी सोच और नरमवादी दोनों जो बातें थी वो अगले अध्याय में करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।